राजस्थान की ज्योग्राफी का सबसे बड़ा टॉपिक है भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण व्यक्तिगत आधार पर और एक होता है भौगोलिक कारकों के आधार पर। तो सबसे पहले व्यक्तिगत आधार पर क्या है, वी सी मिश्रा ने, वी सी मिश्रा, दूसरा है रामलोचन और तीसरा है ए के तिवारी एवं एच एम सक्सेना। एच एम सक्सेना राजस्थान की ज्योग्राफी बुक आती है, सबसे ऑथेंटिक बुक है एच एम सक्सेना की। सबसे पहला क्या है, वी सी मिश्रा ने, दूसरा है रामलोचन ने, तीसरा है एस के तिवारी और एच एम सक्सेना। व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है वी सी मिश्रा के अनुसार। इसमें यही क्वेश्चन आता है, सबसे पहला भौगोलिक वर्गीकरण किसने किया है, वी सी मिश्रा। कितने भागों में, 7 भागों में। कितने भागों में, 7 भागों में। ये क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता इसमें कि सबसे पहले किसने, वी सी मिश्रा ने कितने भागों में, 7 भागों में। उसके बाद इनकी पुस्तक क्या है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान का भूगोल। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का मतलब है राजस्थान का भूगोल। तो कब लिखी है, 1967 या 68 में, 1967 या 68 में। ठीक है, इन्होंने 7 भाग कौन कौन से बताए हैं। तो सबसे पहले तो है पश्चिम राजस्थान में बताया इन्होंने शुष्क प्रदेश, मतलब सूखा प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उससे कम सूखा प्रदेश, फिर नहरी प्रदेश, पूरा भी मैप में समझेंगे। और तीसरा चौथा भाग है अरावली प्रदेश, 5वां भाग है पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, 6ठा भाग है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और 7वां भाग है चंबल बीड़ प्रदेश। तो नाम याद होना चाहिए सातों को कौन सा नहीं है। और कितने भाग है, 7। किसने, सबसे पहले वी सी मिश्रा ने। कौन सी पुस्तक, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, कब लिखी, 1967-68 में। अब ये है 7 कौन कौन से मैप में समझना है इसको। शुष्क प्रदेश मतलब सूखा प्रदेश, ये है नहरी प्रदेश, ये है अर्ध शुष्क प्रदेश, मतलब ये पश्चिम राजस्थान का है पूरा। नहरी प्रदेश मतलब श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, शुष्क प्रदेश जैसलमेर, जोधपुर। अर्ध शुष्क प्रदेश ये अरावली के पश्चिम भाग। और ये अरावली प्रदेश, ये पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, अलवर, भरतपुर, जयपुर, मतलब यहाँ उद्योग ज़्यादा धंधा लगते हैं। ये चंबल बीड़ मतलब चंबल बेसिन वाला। और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश मतलब ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये कोटा संभाग। अब है दूसरा है रामलोचन सिंह के अनुसार। अभी क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से भी। श्री डॉक्टर रामलोचन सिंह मतलब RL सिंह ने 1974 में राजस्थान को 2 बृहद मतलब 2 बड़े, उसके 4 उप प्रदेश और एवं 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। तो ये क्वेश्चन आता है कि रामलोचन सिंह ने कितने लघु प्रदेशों में विभाजित किया, तो 12 लघु प्रदेशों में। कितने वृहद प्रदेशों में, तो 2 वृहद प्रदेशों में। और कितने उप प्रदेश में, तो 4 उप प्रदेश। ऐसे रखना 2, 4, 12, 2, 4, 12। पहले बड़ा, वृहद यानी बड़ा, उप यानी उससे छोटा, फिर लघु यानी सबसे छोटा, 2, 4, 12। तो वृहद प्रदेश कौन कौन से थे, 2। एक तो राजस्थान है, दूसरा है राजस्थान पठार। उप प्रदेश कौन से राजस्थान के, मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान बागड़, अरावली पठार, चंबल बेसिन। ये नाम नहीं पूछता, बस ये पूछता है रामलोचन सिंह ने कब किया, 1974 में। कौन कौन से, 2 वृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश, 12 लघु प्रदेश। लघु प्रदेश कौन कौन से, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, घग्गर, शेखावटी, नागौर, लूनी, औरेल, उत्तर, मध्य, दक्षिणी, निम्न चंबल, मध्य चंबल। अब है तीसरा है प्रोफेसर ए के तिवारी और एच एम सक्सेना ने राजस्थान को 4 वृहद भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 कौन कौन से हैं जो अपन पढ़ते हैं ना, अरावली पर्वतमाला, पश्चिम रेगिस्तान और पूर्वी मैदान, आड़ोती पठार, वही 4 हैं। अब भौगोलिक कारकों के आधार पर है वर्गीकरण, ये भी 4 ही भाग हैं। भौगोलिक कारक कौन कौन से होते हैं, उच्चावच एवं जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 अपन अभी देखने आगे, ये है उत्तर पश्चिम में मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, हाड़ौती का पठार, ये 4। तो उच्चावचों के आधार पर कौन कौन सा है, एक तो इसमें मैप में दिखाया है, उच्चावच के आधार पर है 3, अरावली, हाड़ौती, पूर्वी मैदान। लेकिन जलवायु, पश्चिम राजस्थान में जलवायु कैसी थी, शुष्क, तो जलवायु के आधार पर मरुस्थल है। और ये नहीं पूछता, उच्चावच के आधार पर 3 है। और ये फिर भी याद कर लेने में कुछ नहीं जा रहा अपना। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट सारणी, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो इस सारणी को समझने से पहले देखते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, क्रम ध्यान रखना है। सबसे पहले पश्चिम में जाना है मरुस्थल, उसके बाद माना है अरावली। राजस्थान का मैप है, राजस्थान के मैप में पहले मरुस्थल, फिर अरावली, फिर पूर्वी मैदान, फिर लास्ट में हाड़ौती। तो किसका क्षेत्रफल कैसे याद रखना है, 61, 9, 23, 7, 61, 9, 23, 7, 61, 9, 23, 7। 61.11% तो मरुस्थल है, अरावली है 9%, पूर्वी मैदान है 23%, 7 नहीं रखना। 61.11 में से घटेगा तो 6.89 आएगा। ठीक है, तो इसे याद रखते हैं 61, 9, 23, 7, लेकिन राउंड फिगर में इसको 7 याद रखते हैं कि नहीं, कितना, 6.89। ठीक है, 61, 9, 23, 7। जनसंख्या है कितनी, 40, 10, 39, 11। 40 के बाद क्या आता है, 40 के बाद क्या आता है 39, 10 के बाद क्या आता है 11। इसे याद रखना, 40, 10, 39, 11, 40, 10, 39, 11। अब जिले कितने हैं, मरुस्थल में जिले हैं 12, पहले थे ज़्यादा।
अब है 12, और अरावली में अब है 13 ज़िले, लेकिन मुख्य तो कितने हैं, मुख्य अरावली में कितने हैं 7, और पूरी मैदान में 10 ज़िले हैं, हाड़ौती में 7 ज़िले हैं। अब इंसान सोचेगा हाड़ौती में तो 4 ही ज़िले कोटा बूंदी बारा, लेकिन 7 हैं, सब पता लग जाएगा आगे पढ़ेंगे जो कैसे हैं 7। मिट्टी है पश्चिम मरुस्थल में कितनी, कौन सी मिट्टी, रेतीली और बली हुई। अरावली पर्वतमाला में पर्वतीय मिट्टी या वनीय वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर में क्या है, अरावली, तो पर्वत क्या है, अरावली पर्वतमाला, तो पर्वतीय या वनीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, अरावली पर्वतमाला में। जलोढ़ कच्छारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ मतलब नदी से लाई गई, तो पूरी मैदान में नदी बहती है, बाणगंगा नदी, तो वहाँ पर है जलोढ़ एवं कच्छारी मिट्टी। और हाड़ौती के प्रदेश में काली मिट्टी। ठीक है। जलवायु है पश्चिम में राजस्थान में है शुष्क एवं अर्ध शुष्क, और याद रखना है लाइन से, इनमें क्वेश्चन ज़्यादातर ये आ जाते हैं, मतलब सूखा और आधा सूखा, ये कहाँ है, पश्चिम राजस्थान में। अरावली में क्या है, उप आर्द्र जलवायु, और पूर्वी मैदान में क्या है, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र, मतलब सबसे ज़्यादा सूखा यहाँ है, उससे कम उप आर्द्र, आर्द्र अति आर्द्र, उप आर्द्र, आर्द्र अति आर्द्र। लाइन चारों को लाइन से रखना है, जब भी याद होंगे। एक बार बता रहा हूँ, 61 9 23 7 40 10 39 11 12 13 10 7, रेतीली बलुई पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ कच्चारी काली मिट्टी, शुष्क अर्ध शुष्क, उपाद्र जलवायु, आर्द्र अति आर्द्र। अब इसका अगला, सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की नवीनतम परिभाषा में अरावली का विस्तार राजस्थान के 20 जिलों में माना है। अरावली का विस्तार हुआ है राजस्थान के 20 जिलों में माना है, ये याद रखना है अभी करंट के हिसाब से है। ठीक है। और अब ये अपन पढ़ रहे हैं अरावली उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, पहला प्रदेश पढ़ रहे हैं अपन उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। थार मरुस्थल का निर्माण अपन ने पढ़ा था 33 सागर गोंडवाना लाइन, 33 सागर गोंडवाना लाइन, चारों प्रदेश पढ़े थे अपन ने। इसको सारणी को वापस देखेंगे अपन। इस सारणी में एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं करने वाला, यहाँ है 33 सागर या गोंडवाना लाइन, 33 सागर गोंडवाना लाइन, 33 सागर गोंडवाना लाइन, 33 सागर गोंडवाना लाइन, तब अपन आप पढ़ रहे हैं मरुस्थल, तो क्या आ गया यहाँ 33 सागर। तो अब आगे देखते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में क्या आएगा, थार मरुस्थल का निर्माण 33 सागर ये रहा में टर्सरी काल में हुआ। कौन से काल में हुआ, टर्सरी काल में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। थार मरुस्थल का निर्माण 33 सागर के टर्सरी काल में हुआ, जिसे भारत का महान मरुस्थल भी कहा जाता है। रामायण एवं भगवद गीता में मरुस्थल को कहते हैं धनवा। एक बार क्वेश्चन आया था धनवा क्या है, धनवा क्या है, मरुस्थल, धनवा क्या है, मरुस्थल। विश्व में थार मरुस्थल, विश्व में थार क्या है, ये हेडलाइन है, विश्व में थार। तो भारत में 85% थार पाया जाता है और पाकिस्तान में 15% है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, टोटल 2,38,254 किलोमीटर है। जबकि भारत में थार का विस्तार कहाँ है, देखना है। भारत में थार का विस्तार एक तो राजस्थान में, एक गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में। राजस्थान के बॉर्डर वाले ज़िले हैं, एक तो राजस्थान खुद हो गया, एक उत्तरी ज़िले कौन कौन से हैं, उत्तरी राज्य कौन से, पंजाब हरियाणा, और एक कौन सा है, गुजरात। लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, राजस्थान में, उससे कम गुजरात में, फिर हरियाणा में, फिर पंजाब में। ये इसको अपन को इसके हिसाब से समझा के बताया गया है। पाकिस्तान में इस मरुस्थल का विस्तार चोलिस्तान कहलाता है। राजस्थान में क्या कहता है, रेगिस्तान, और पाकिस्तान में चोलिस्तान। मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है, देखना। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है 1,75,000 किलोमीटर है। ये पटवारी 2015 में क्वेश्चन आया था। मरुस्थल का विस्तार राजस्थान कितना है, 1,75,000 किलोमीटर है। तो मरुस्थल की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है, देखने अब अपन देखते हैं। इसमें पहले ऐसे देखते हैं, राजस्थान की मरुस्थल की लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है, 300 किलोमीटर, इसकी औसत ऊँचाई है 200 से 300 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी है, ये मरुस्थल की लंबाई कितनी है, लंबाई होगी 640 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है 300 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी, 200 से 300 मीटर। ठीक है। मरुस्थल का ढाल कितना है, कैसा है, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पूर्व है, ये दिशा उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम, मतलब लूनी नदी यूँ बहती है। लूनी नदी कैसे बहती है, इस तरफ से बहती है लूनी नदी। एक सेकेंड, लूनी नदी बहती है यूँ, एक सेकेंड यार, यूँ बहती है लूनी नदी। तो उत्तर यहाँ से बहती है यूँ, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हुआ इसका विस्तार, इसका मरुस्थल का विस्तार। अब इसमें है गग्गा नदी क्या है, गग्गा नदी का बहाव उत्तर में है, इधर लूनी नदी है जो मैप में दिखाया गया है। ठीक है। लूनी नदी भी कैसे बहती है और गग्गा नदी भी कैसे बहती है, इस हिसाब से उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम इसका विस्तार है। ठीक है। मरुस्थल की उत्तर में औसत ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर, लेकिन दक्षिण में है 150 मीटर। तो हमेशा पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो औसत ऊंचाई जहाँ ऊंचा है और जहाँ नीचा है, ऊंचे से नीचे की तरफ पानी आएगा। मरुस्थल का अध्ययन, मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, एक तो जलवायु उच्चावच के आधार पर, दूसरा है जलवायु के आधार पर। अब उच्चावच के आधार पर देखते हैं। उच्चावच के आधार पर मरुस्थल को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। जैसे महान मरुस्थल है, ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत और पाकिस्तान के पर विस्तृत बालू का स्तूप मरुस्थल। महान मरुस्थल क्या है, ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत पाकिस्तान की सीमा को कहते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विस्तृत बालू का युक्त
बालू का युक्त मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। और बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर प्रदेश क्या है? महान मरुस्थल के मध्य पूर्वी भाग में चट्टानी मरुस्थल का भाग कौन सा है? ये वाला है ना। और तीसरा लघु मरुस्थल क्षेत्र, चट्टानी मरुस्थल के पूर्व में बीकानेर में कच्छ की खाड़ी तक है। अभी अपन मैप में समझेंगे इसको। अर्ध शुष्क मरुस्थल क्या है? अरावली के पश्चिम में लूनी नदी एवं शेखावटी क्षेत्र का क्षेत्र क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये हैं वो 4 भाग। मान मरुस्थल कहाँ है? दूसरा कौन सा? ये है। तीसरा ये है। चौथा ये तो पूछता नहीं है, फिर भी है। अपन ने एक अध्ययन की दृष्टि से इसको पढ़ने की कोशिश करी है, पूछता नहीं है बस। जलवायु के आधार पर मरुस्थल, ये है इंपॉर्टेंट, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। जलवायु के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? एक शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क। शुष्क मरुस्थल को कहते हैं राठी प्रदेश, अपन ने पढ़ा था राठी प्रदेश। अर्ध शुष्क को कहते हैं बांगड़ प्रदेश। शुष्क को कहते हैं राठी प्रदेश। राठी प्रदेश जहाँ पर नदी नहीं है, अपन ने पढ़ा था बीकानेर और चूरू राठी प्रदेश है। अर्ध शुष्क कौन सा है? बांगड़ क्षेत्र प्रदेश। तो शुष्क में मतलब सूखा में कितनी वर्षा होगी? 0 से 25 सेंटीमीटर। और अर्ध शुष्क में होगी 25 से 50, मतलब इसका डबल करना है। 0 से 25 और 25 से 50 मैप में दिखाया गया है। शुष्क मरुस्थल ये वाला है, अर्ध शुष्क ये वाला है, ठीक है। तो शुष्क सबसे ज़्यादा सूखा है, अर्ध शुष्क इधर है। शुष्क में 0 से 25 होगी, इधर 25 से 50 होगी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1 लाख, ये ज़्यादा बड़ा है, इसका 75,000, दोनों का मिला के 1,75,000। अब शुष्क प्रदेश को कहते हैं राठी प्रदेश। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क प्रदेश कहा जाता है। शुष्क प्रदेश को राठी प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ राठी नस्ल की गाय पाई जाती है, ठीक है। विस्तार है इसका जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर एवं पश्चिमी चूरू। इसे अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है। अध्ययन की दृष्टि 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो बालुका स्तूप मुक्त, मतलब जहाँ बालुका स्तूप नहीं है, और एक है बालुका स्तूप युक्त, मतलब जहाँ बालुका स्तूप है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बालुका स्तूप है। तो युक्त मतलब ज़्यादा है। 1 मिनट समझना, युक्त में परसेंट आगा ज़्यादा, क्योंकि बालुका स्तूप है तो हाँ है, युक्त मतलब है, और मुक्त मतलब नहीं है। तो नहीं है कितने पे? 41% में नहीं है, और 58% पर है। तो ये पूछा था शायद वीडियो 2022 में कि बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है, तो 41 में तो नहीं है और 58% में है, ठीक है। अब है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, मतलब 41.5%। यहाँ बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पथरीला मरुस्थल है जिसे हम मादा कहते हैं, ठीक है। राजस्थान में हम मादा का विस्तार कहाँ पर है? जैसे जैसलमेर में है। जैसे जैसलमेर में कौन कौन से स्थान है? पोखरण है, रामगढ़ है और लोधरुआ है। और फलौदी का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, बाड़मेर का उत्तरी भाग है। यहाँ क्या है? राजस्थान का मतलब बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो पश्चिम राजस्थान कितने भाग में? 41.5 में। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की भौगोलिक विशेषता कौन कौन सी है? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में पाया जाता है आकलवुड फॉसिल पार्क। क्या पाया जाता है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में? जहाँ पर बालुका स्तूप नहीं है वहाँ क्या है? आकलवुड फॉसिल पार्क। दूसरा क्या है? अवसादी चट्टाने समूह। तीसरा क्या है? जलपट्टी क्या कहते हैं? लाठी सीरीज। लेवल 1 2023 का क्वेश्चन है। आकलवुड फॉसिल पार्क, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसका निर्माण कैसे हुआ? जुरासिक काल में। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में। किस काल में हुआ? जुरासिक काल में। जैसलमेर जुरासिक काल कितने करोड़ वर्ष पूर्व? 18 करोड़ वर्ष पूर्व। कितने करोड़ वर्ष पूर्व? एक बार क्वेश्चन आ चुका है, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। लकड़ी के ये जीवाश्म भारत व राजस्थान में प्राचीनतम है। अवसादी चट्टाने समूह। शुष्क मरुस्थल में अवसादी चट्टाने जो किससे बनी है? चूना पत्थर व बलुआ पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। कहाँ पर? जैसलमेर में। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में। तीसरा है जलपट्टी, जिसको क्या कहते हैं? लाठी सीरीज। सरस्वती नदी, जिसको वर्तमान में कहते हैं घग्गर नदी। सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष की जलपट्टी को कहते हैं लाठी सीरीज कहते हैं। पोखरण से मोहनगढ़ के बीच, याद रखना है, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में पाई जाती जलपट्टी, जहाँ पर मीठा जल होता है, ठीक है। ये लिख रहा है इसमें मैप में समझा गया है। पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी पर यह वाटर पाया जाता है, मीठा पानी होता है, और यहाँ सेवन घास पाई जाती है इसके ऊपर, और यहाँ चांदन नलकूप बना हुआ है। अभी सबके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, देखना। पोखरण से मोहनगढ़ के बीच 60 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इस क्षेत्र में सेवन घास अधिक पाई जाती है, जिसे गोड़ावन की शरण स्थली कहा जाता है। गोड़ावन जो अपन का राज्य पक्षी है, गोड़ावन, ठीक है। तो उसमें उसकी शरण स्थली पाई जाती है। शरण स्थली है कहाँ पर? सेवन घास में, क्योंकि इसमें अंडे देता है। नोट, राजस्थान की दूसरी जलपट्टी कहाँ पर है? बायतू बालोतरा में। मतलब पहली जलपट्टी तो कहाँ से हुई? मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में। दूसरी जलपट्टी है बायतू बालोतरा से साचोर जालोर के बीच में। अब है दूसरा है प्रदेश है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, जो 58.5%। अर्थ, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेप होता है, मतलब पवन जब मिट्टी को जमा करती है तो उसको निर्मित आकृति को क्या कहते हैं? बालुका स्तूप। जब पवन मिट्टी को बहा कर ले जाती है, उसको जो एक जमा होता है उसको कहते हैं बालुका स्तूप। अब बालुका स्तूप के बारे में अपन समझ रहे हैं, दोहरे और दरियन। लहरदार बालुका स्तूप को दोहरे कहते हैं। लहरदार बालुका स्तूप को कहते हैं दोहरे।
जबकि स्थानांतरित गतिशील बालू का स्तूप को कहते हैं दरियन। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप मतलब 2 कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में सर्वाधिक बालू का स्तूप याद रखना है जैसलमेर में। और सभी प्रकार के जैसे बरखान, बहुत सारे अपन पढ़ेंगे अभी, सब्र काबीज, तो वो सभी प्रकार के पाए जाते हैं जोधपुर में, लेकिन सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर में। अब बालू का स्तूप के प्रकार कौन कौन से हैं, अब ये जो सब प्रकार दे रखे हैं वो सब प्रकार कहाँ पाए जाते हैं, सभी प्रकार तो जोधपुर में और सर्वाधिक जैसलमेर में। ठीक है, मेकी 1979 के अनुसार बालू का स्तूप के प्रकार कौन कौन से हैं, बरखान है, एक है अनुप्रस्थ है, अनुधैर्य है, पैराबोलिक है जिसको परवल्य कहते हैं, सीप है, तारानुमा है, सब्र काबीज है, नेटवर्क बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप। अपन अब सब पढ़ेंगे। बरखान बालू का स्तूप इंपॉर्टेंट है। बरखान बालू का स्तूप को क्या कहते हैं, अर्धचंद्र का मतलब इसकी आकृति होती है अर्धचंद्राकार, मतलब आधे चांद के जैसे बरखान की। तो देखना इसका ढाल कैसा होता है, अवतल मतलब ये होता है उत्तल ढाल पवन सम्मुख और अवतल ढाल पवन विमुख। वह आ रहा है यहाँ पर, तो और यहाँ है विमुख, वैसे वह अल्फाबेट याद रखना। ठीक है, इसकी चौड़ाई है 100 से 200 मीटर, ट्यूशन आ चुका है एक बार। अब ये कैसे बनते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप उत्तल ढाल से, मतलब पवन सम्मुख की तरफ से ये हवा चल रही है, ये चल रही है, हवा चल रही है तो किस तरफ चल रही है, पवन विमुख की तरफ। तो इसकी डिटेल पढ़ते हैं, ये अपन नक्शे में देख सकते हैं। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निश्चय अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो इसका निर्मित बालू का स्तूप को बरखान कहते हैं। बरखान की दोनों भुजाओं के मध्य वायु द्वारा निर्मित गर्त को तल्ली ढाल या पलाया कहते हैं। बरखान की दोनों भुजाएं होती है, एक तो वो रही, एक सेकंड में बताता हूँ, दोनों भुजाएं, एक ये वाली लास्ट वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच में जो वायु द्वारा निर्मित गर्त है उसको तल्ली पलाया कहा जाता है। ये बालू का स्तूप अधिकांश 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में पाए जाते हैं। तो अपन ने पढ़ा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान में सबसे 20 सेंटीमीटर जैसलमेर के आसपास है, तो उसके पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बरखान कहाँ पर पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, चूरू भालेरी गाँव का कौन सा जिला, चूरू जिले का कौन सी गाँव, बालोरी गाँव। सर्वाधिक बरखान कहाँ पाए जाते हैं, बालेरी गाँव में, बरखान बालेरी गाँव। जैसलमेर में कहाँ है, रामगढ़ पोखरण, बीकानेर में कहाँ है, देशनोक, जोधपुर में कहाँ है, ओसिया, सीकर में कहाँ है, सीकर है, सूरतगढ़ का कहाँ है, गंगानगर में, नागौर का जायल और डिडवाना कुचामन। विशेषता क्या है इसकी, बरखान सर्वाधिक गतिशील मतलब सबसे ज़्यादा तेज स्थानांतरित बालू का स्तूप है। इस कारण मरुस्थली में मरुस्थलीकरण मतलब मरुस्थल का फैलाव, मतलब बरखान बालू का स्तूप बहुत स्पीड से आते हैं, तो मरुस्थल भी ज़्यादा स्पीड से फैलने का कारण क्या है, बरखान बालू का स्तूप ही है। दूसरा बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ। अब देखना पर कैसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, एक सेकेंड, पैसे लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समकोण बनाइए, 90 डिग्री का कोण बनाइए, ये अनुप्रस्थ में पे 90 डिग्री कोण, तो ये लिख रहा है। जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर होता है तो इससे निर्मित अश्लाकृति अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाती है। जैसा कि चित्र में बताया गया है, ये समकोण पर हो रहा है, ये पवन ऐसे चल रही है और ये समकोण पर हो गया, ये बालू का स्तूप बन गया। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, जैसलमेर, एक तो है बीकानेर का पुगल क्षेत्र, ये याद रखना। अनुप्रस्थ कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर अनुप्रस्थ पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान, ये राजस्थान है तो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं अनुप्रस्थ, जैसे याद रखना। अनुप्रस्थ, ये प्रस्थ, अनुप्रस्थ मतलब पैसे समकोण, और बीकानेर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बीकानेर इसका, अनुप्रस्थ मतलब बीकानेर से याद रखना है। बीकानेर का पुगल और गंगानगर का सूरतगढ़, हनुमानगढ़ का रावतसर, चूरू, झुंझुनू में पाए जाते हैं। अनुधैर्य मतलब सबर, धैर्य मतलब क्या होता है, सबर खाना मतलब सबर करना, तो है अनुधैर्य मतलब रेखीय बालू का स्तूप। जब मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समानांतर होता है तो निर्मित स्थलाकृति को अनुधैर्य या रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। रेखा मतलब क्या होता है, ये रेखा एक दूसरे के समानांतर है तो इनको क्या कहते हैं, अनुधैर्य या समानांतर बालू का स्तूप, ठीक है, या रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में। ये बालू का स्तूप लूनी, जवाई एवं घग्गर बेसिन के पास भी पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप अगला बालू का स्तूप है, ये महिलाओं के मतलब बालों के पिन की तरह होता है, हेयर पिन की तरह होता है। ये पैराबोलिक को क्या कहते हैं, परवलीय बालू का स्तूप। जैसे पैराबोलिक बालू का स्तूप बरखान के विपरीत होता है तथा बालों की क्लिप आकृति में बनते हैं। ये जैसे कि इसमें बताया गया है, बालों की क्लिप की तरह है ना, चित्र में बताया गया है, बरखान के विपरीत बनते हैं, बालों के क्लिप के होता है। पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से पाए जाते हैं, पैराबोलिक। लेकिन सर्वाधिक गतिशील कौन से हैं, बरखान, क्योंकि इनका विस्तार सभी मरुस्थलीय जिलों में है। सर्वाधिक विस्तार पर कौन से पाए जाते हैं, पैराबोलिक, जो महिलाओं के पिन की तरह होते हैं। ऐसा अगर सभी महिलाएं पिन लगाती हैं तो पैराबोलिक, ठीक है। सीप बालू का स्तूप, ये सीप बालू का स्तूप क्या है, जब बरखान के निर्माण के समय, मतलब बरखान कौन सा अपने पढ़ा था सबसे पहले,
सर्वाधिक गतिशील वाला, अर्धचंद्राकार वाला। जब बरखान के निर्माण के समय पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, जब बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, जिससे नियमित स्थलाकृति को सीप बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, समकोण बालू का स्तूप कौन कौन से हैं? अनुप्रस्थ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है अनुदेर सीप बालू का स्तूप है। एक क्वेश्चन आया था शायद वीडियो 2022-23 में आया था, सीप बालू का स्तूप है, दिशा बुक में देगा ये, सीप बालू का स्तूप है। तो उसमें ऑप्शन थे अनुधैर्य, अनुप्रस्थ, बरखान, पैराबोलिक। तो है सीप क्या है? अनुधैर्य। सीप क्या है? अनुधैर्य, मतलब एक दूसरे के प्रकार माने जाते हैं सीप। तो ऐसे याद रखना, सीप कौन सा है? अनुधैर्य, ये याद रखना ही है। धैर्य, अपन को किसी भी चीज़ को सीप चाहिए, सूप चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? धैर्य करना पड़ेगा। तो समानांतर बालू का स्तूप में दो प्रकार कौन से? अनुधैर्य, सीप, अनुधैर्य और सीप। समकोण के कौन कौन से हैं? अनुप्रस्थ, बरखान और पैराबोलिक। अब तारानुमा बालू का स्तूप कौन सा होता है? जैसे कि मैप में बताया गया तारे की आकृति के समान के तीन या तीन से अधिक भुजा वाले बालू का स्तूप को तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। निर्माण कैसे होता है? जब चारों तरफ से हवाई चलती है ना, तो अनियमित हवाई चलती है, उसके कारण तारा बालू का स्तूप बनते हैं, जैसे कि मैप में बताया गया है। सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर, मोहनगढ़ में, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एवं बीकानेर में। सब्र काबिज मतलब सब्र करो, झाड़ी के पीछे बनने वाला कहते हैं इसको। झाड़ियों के पास जैसे कोई का कुछ काम करना है अपन को, जैसे हिरण देखना है, तो अपन झाड़ी के पीछे हिरण बैठी हुई है, तो अपन को उसका क्या करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा। तो इसे रखना, सब्र काबिज को क्या कहते हैं? नेबखा। तो मरुस्थल में झाड़ियों के पास निर्मित छोटे बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? सब्र काबिज बालू का स्तूप कहते हैं। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में पाए जाते हैं। इन बालू का स्तूपों को नेबखा कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर बालू का स्तूप जैसलमेर पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के जोधपुर में पाए जाते हैं। तो इसमें जिलों में कन्फ्यूज होना नहीं है। नेटवर्क बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? नेटवर्क क्या होता है? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, हिसार, हरियाणा में। एक बार क्वेश्चन आया था, राजस्थान का कौन सा बालू का स्तूप है जो हरियाणा तक विस्तृत है? वो है नेटवर्क। अपन का नेटवर्क कहाँ तक है? हरियाणा तक, इसे याद रखना है। अवरोधी बालू का स्तूप, ये अभी क्वेश्चन आया था, शायद फर्स्ट ग्रेड में आया था, ये आया था, ये रहा। पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नागपाड़ में कौन सा बालू का स्तूप पाया जाता है? अवरोधी बालू का स्तूप। अभी पढ़ेंगे इसको। अरावली की पहाड़ियों के अवरोध के कारण, अरावली की पहाड़ियाँ जो बीच में खड़ी हुई है, उसके अवरोध के कारण निर्मित बालू का स्तूप को कहते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप अवरोध पहाड़ी के दोनों तरफ पवन सम्मुख और पवन विमुख ढाल पर पाए जाते हैं। इन बालू का स्तूपों में जीवावशेष भी पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया था, किन बालू का स्तूप में जीव के अवशेष पाए जाते हैं? तो मेरी बात सुनो, जैसे ये अरावली है, अरावली से यहाँ से पवन चली है, अरावली की टकरा गई, तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? जीव के अवशेष। तो जीवावशेष कौन से बालू का स्तूप कहा जाता है? अवरोधी। इस कारण इन्हें जीवावशेष अवरोधी बालू का स्तूप भी कहा जाता है। ये टीले स्थिर होते हैं जिन पर विस्तृत वनस्पति आवरण होता है। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? पुष्कर में, बूढ़ा पुष्कर में, नागपाड़ कहाँ है? अजमेर में। बीचुन पहाड़ कहाँ है? जयपुर में। क्वेश्चन आ चुका है, बीचुन पहाड़ कहाँ है? जयपुर में। जोबनेर कहाँ है? जयपुर में। सीकर कुचामन की पहाड़ियाँ में। अब दूसरा है इसका शुष्क उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अपने शुष्क मरुस्थल पढ़ लिया, उसके दो भाग पढ़ लिए, वो क्या नाम है, युक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश। अपने बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसमें है बांगड़ प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थल को कहते हैं बांगड़ प्रदेश। शुष्क मरुस्थल जो 25 सेंटीमीटर व अरावली क्षेत्र, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये है अपना राजस्थान, यहाँ है ये अरावली पर्वतमाला, यहाँ 25 सेंटीमीटर तो शुष्क हो गया, और 25 सेंटीमीटर के बाद ये अर्ध शुष्क हो गया, तो लिख रहा है 25 सेंटीमीटर मतलब इस लाइन तक। और यहाँ अरावली के 50 सेंटीमीटर के ये बीच में पाया जाता है, ये वाला, इसको कहते हैं अर्धशुष्क मतलब बांगड़ प्रदेश। तो इसमें लिखा हुआ है अर्धशुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल का अध्ययन कैसे करते हैं? 4 भागों में करते हैं, जैसा कि मैप में बताया गया है। पहला पढ़ते हैं अपन लूनी बेसिन। अर्धशुष्क में देख सकते हैं अपन अरावली के और शुष्क प्रदेश के बीच में है। अरावली और ये अरावली है और ये शुष्क प्रदेश इसके बीच में है ये। अब इसके 4 भाग कौन कौन से? पहला है लूनी बेसिन। 4 भाग कौन कौन से? पहला है लूनी बेसिन, दूसरा नागौरी उच्च भूमि, तीसरा शेखावाटी, चौथा है गग्गर बेसिन। अपन चारों को पढ़ेंगे। लूनी बेसिन, लूनी जवाई बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है। लूनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहते हैं। गोडवाड़ कहाँ पर है? जालोर में। लूनी नदी कहाँ बहती है? जालोर में। तो अभी देख लेंगे अपन। लूनी जवाई बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, जिसका विस्तार पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, सिरोही में स्थित है। लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा, ये एक बार क्वेश्चन आया है, किस बेसिन की पूर्वी सीमा पर काला बुरा डूंगर पहाड़ स्थित है? तो लूनी बेसिन, ठीक है। काला बुरा डूंगर पहाड़ कहाँ पर है? पाली में। तो ऐसे रखना, ये डायरेक्ट याद ही करना है ये वाला फैक्ट। काला बुरा डूंगर पहाड़ कहाँ पर है? पाली में। जो किसकी नदी के बेसिन पर स्थित है? लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा पर। अब इसकी विशेषता क्या क्या है? एक सेकेंड, हाँ, इसकी विशेषता है नेहर रन। ये लूनी नदी बेसिन में जालोर जिले में स्थित है।
कौन सा रन, नेहड़ रन। इसको इसका अन्य रन कौन कौन से हैं? और एक तो है पचपदरा, एक बार क्वेश्चन आया है, पचपदरा, सनवरला और कपराना क्या है? तो क्या है? रन है, मतलब तालाब मानते हैं इसको। रन मतलब पोखरण, जो मतलब तालाब हो गया ना, तो ऐसे रन मानते हैं इसको। दूसरा है लवणीय पादप। इन बेसिन में लवणीय पादप मुख्यतः बालोतरा में पाए जाते हैं। रोही क्या है? लूनी नदी एवं अरावली के मध्य स्थित उपजाऊ भूमि को कहते हैं रोही। बजादा क्या है? हम मादा अलग है, अपना हम मादा ऊपर पड़ा था, बजादा अलग है। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में पर्वत पदीय भाग में जलोढ़ पंख का मैदान क्या कहते हैं? बजादा। याद रखना है डायरेक्ट। शुष्क एवं अर्ध शुष्क मैदान में पर्वत पदीय भाग में जलोढ़ पंख का मलबा क्या कहलाता है? बजादा। और है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग अपन के अब देखना है इसमें क्या बताता है। जर्मन भाषा में इंसेल द्वीप का व बर्ग का मतलब है पहाड़। मरुस्थल में अपरदन के बाद शेष रही द्वीपीय चट्टान पहाड़ी को इंसेलबर्ग कहा जाता है, जो जालौर व बाड़मेर की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अब दूसरा भाग है अर्धशुष्क का नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि का विस्तार नागौर व डिडवाड़ा कुचामन में है और थोड़ा बहुत अजमेर में भी है। इसकी एक बार औसत ऊंचाई आई थी 300 से 500 मीटर, एक बार पेपर में आ चुकी है। नागौरी उच्च भूमि का विस्तार कहाँ है? नागौर में और डिडवाना कुचामन में और अजमेर में। इसमें कुबड़ पट्टी पाई जाती है। कुबड़ पट्टी को कहते हैं बाका पट्टी। तो कहाँ पर है? अजमेर और नागौर के बीच में है, तो इसको नागौरी उच्च भूमि इसलिए कहते हैं। तो ये नागौर व अजमेर के मध्य स्थित है। यहाँ फ्लोराइड अधिक पाया जाता है, इस कारण यहाँ फ्लोरोसिस बीमारी देखी जाती है। इसके कारण मतलब वहाँ इंसान जो कुबड़ हो जाते हैं, दांत पीले हो जाते हैं। लवणीय खारे पानी की झील इस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? नागौरी उच्च भूमि में, मतलब खारे पानी की झील पाई जाती है नागौर में सबसे ज़्यादा। अब तीसरा प्रदेश है इसमें शेखावाटी अंत्य प्रवाह क्षेत्र। शेखावाटी किसे कहते हैं? चूरू झुंझुनू शिखर वह उत्तरी नागौर में स्थित है। उसकी औसत ऊंचाई एक बार पूछ ली है 450 मीटर। शेखावाटी की औसत ऊंचाई है 450 मीटर और नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई है, नागौर में 3 अक्षर है, नागौर 300 मीटर से 500 मीटर, ठीक है। और शेखावाटी में 4 अक्षर है तो 450 मीटर। इंपॉर्टेंट याद रखना, अपन को डीप में नहीं जाना। इस क्षेत्र लवणीय ग्रत रन भी पाए जाते हैं, जैसे पोखरण जैसलमेर में पाया जाता है। तो शेखावाटी में कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे तालछापर कहाँ है? चूरू में। सुजानगढ़ कहाँ है? चूरू में। पनिहारा है, डिडवाना कहाँ है? नागौर में। तो विशेषता ये इसकी शेखावाटी अंत्य प्रवाह क्षेत्र की विशेषता क्या है? या जोड़ है। जोड़ क्या है? शेखावाटी क्षेत्र में जो पानी के कच्चे कुआं होते हैं ना, उनको कहते हैं जोड़। कच्चे कुआं को क्या कहते हैं? जोड़। तोरावाटी क्या है? अपन ने पढ़ चुके हैं, अपन भौगोलिक प्रदेश में पढ़ चुके हैं, भौतिक प्रदेश में पढ़ चुके हैं। क्या है तोरावाटी? कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, जिसका विस्तार सीकर व झुंझुनू में स्थित है। सर क्या है? तालाब है। शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब को कहते हैं सर। जैसे सर अपना पढ़ लिया। बीड़ क्या है और बीहड़ क्या है? अपने पढ़ा। बीहड़ चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र को अवनालिका बनती है, उसको कहते हैं बीहड़। और बीड़ क्या है? शेखावाटी क्षेत्र में चरवाह भूमि को कहते हैं बीड़। उदाहरण क्या है? बगड़ बीड़ कहाँ है? झुंझुनू में। फतेहपुर बीड़ कहाँ है? सीकर में। और अब चौथा है अर्धशुष्क प्रदेश का चौथा भाग है गग्गर बेसिन। ये बेसिन गंगानगर, हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ में स्थित है, जैसा कि नक्शे में बताया गया है। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। इसकी विशेषता क्या है? नाली या पाट। हनुमानगढ़ में गग्गर नदी को क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली। हनुमानगढ़ में गग्गर नदी को क्या कहते हैं? नाली या पाट। और काठी क्या कहते हैं? काठी और बग्गी क्या होती है? हनुमानगढ़ गग्गर बेसिन की चिकनी व उपजाऊ मिट्टी को, गग्गर बेसिन में जो नदी उपजाऊ मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, उसको कहते हैं काठी या बग्गी। इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? गेहूँ, चावल, कपास व गन्ना। इंपॉर्टेंट याद रखना, गेहूँ, चावल, कपास व गन्ना। मरुस्थल संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? जैसे पलाया झील है, अपन ने पढ़ा। खड़ीन झील है, पलाया झील को क्या कहते हैं? खड़ीन झील। मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलों को क्या कहते हैं? पलाया झील। अस्थायी है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। जबकि पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में पाली वालों ब्राह्मणों द्वारा निर्मित झीलों को क्या कहते हैं? खड़ीन झील कहते हैं। समझ में आया? नोट है, पलाया झील व खड़ीन झील सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट बार बार आने वाला क्वेश्चन है। अभी क्या होता है? पलाया और खड़ीन क्या होता है? जैसा कि बताया गया है मैप में, थली है और देखते तली। तली और थली, जैसा कि एक सेकेंड मैप में बताया गया, ये तली, ये थली, ये पलाया झील, ये अस्थायी झील। अस्थायी झील को पलाया झील कहते हैं। खड़ीन क्या? पाली वालों ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन है, ठीक है। अब थली, थली क्या है? मरुस्थल के ऊंचे उठे भाग को क्या कहते हैं? मरुस्थल में ऊंचे उठे भाग को क्या कहते हैं? थली। जो अपने पढ़ा था जहाँ कोई नदी नहीं है, बीकानेर और चूरू में पढ़ लिया अपने। तल्ली क्या है? मरुस्थल में बालू का स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि होती है, उसको तल्ली या पलाया कहते हैं। पलाया झील अपने पढ़ा, तल्ली कहते हैं। रन व टाट क्या है? मरुस्थल में लवणीय, दलदलीय एवं अनुपजाऊ भूमि व झीलों को कहते हैं रन व टाट। जैसे पोखरण अभी पढ़ेंगे अपन, देखना। राजस्थान में सर्वाधिक रन कहाँ है? जैसलमेर व बाड़मेर में। तो ये लिख रहा है इंपोर्टेंट में, राजस्थान में सर्वाधिक रन कहाँ है? पोखरण मतलब जैसलमेर और बाड़मेर में। अब रन कैसे होते हैं? लवणीय होते हैं, दलदलीय होते हैं, अनुपजाऊ भूमि होते हैं। जिसे अभी देखना, ये कारण क्या है इसका? रन बनने का कारण क्या है? माइकासिस चट्टान होती है, ऊपर की तरफ सरकती है, तो ये दलदली भूमि बन जाती है।
दलदली है, लवणीय दलदली अनुपजाऊ भूमि जाती है, इसको कहते हैं रण। तो कौन कौन से रण है? चूरू में है ताल छापर चूरू, परिहारा चूरू, याद रखना है, ताल छापर चूरू, परिहारा चूरू। बाप कहाँ है? फलोदी में। फलोदी कहाँ है? फलोदी में। बाकरी जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर। थोप बाड़मेर, थोप मतलब बालोतरा, और पचपदरा बालोतरा, और रेडाना कहाँ है? बाड़मेर में। याद रखना है ये पूरे। ताल छापर चूरू में है, परिहारा चूरू में है, बाप फलोदी में है, फलोदी में है, और भाकरी कहाँ है? जैसलमेर में। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। बालोतरा कहाँ है? थोप में। पचपदरा कहाँ है? बालोतरा में। और रेडाना कहाँ है? बाड़मेर में। ये मैप में बताया गया है। अब नलकिस्तान किसे कहते हैं? मरु उद्यान कहते हैं। मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं वहाँ वनस्पति उत्पन्न हो जाती है, जिसे नलकिस्तान या मरु उद्यान कहते हैं। मतलब जहाँ, जैसा कि मैप में बताया गया है, चारों ओर पानी है, उसको चारों तरफ ये पेड़ पौधे उग गए हैं, वनस्पति उग गई है। जैसे कोलाय झील के चारों तरफ है, गजनेर के चारों तरफ है, गडीसर का है जैसलमेर में, उसके चारों तरफ है। बालसन क्या है? मरुस्थल में पहाड़ियों के मध्य स्थित जल बेसिन को बालसन कहते हैं। जल बेसिन है मात्र, तो उसको कहते हैं बालसन। छोटा बालक छोटा सन, ऐसे याद रखना है। तो मरुस्थल में पहाड़ियों के मध्य में जो जल बेसिन होता है उसको बालसन कहते हैं, और पहाड़ियों के बीच में जो ये होता है ना जल बेसिन, उसके चारों तरफ जो वनस्पति उगती है उसको नलकिस्तान और मरु उद्यान कहते हैं। जैसे बालसन कहाँ पर है? सबसे बड़ा बालसन है सांबर झील। सांबर झील ऐसे उगी है पहाड़ियों के बीच में, सांबर झील। और ये बाप बॉर्डर कले, ये हर बार क्वेश्चन आता है, बाप बॉर्डर कले। हिमानी हिमनद के द्वारा जमा किए गए बड़े कंकर पत्थर तथा बारीक अवसाद को कहते हैं बॉर्डर कले। इसका निर्माण कैसे हुआ है? एक क्वेश्चन आता है। बाप बॉर्डर कले कहाँ पर पाया जाता है? सबसे पहले तो फलोदी, पहले जोधपुर आता था लेकिन अब फलोदी है ना। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? परमो कार्बोनिफेरस काल में। कौन सा काल में हुआ? परमो कार्बोनिफेरस काल में। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आता है। बाप बॉर्डर कले कहाँ है? मतलब कहाँ पर है? फलोदी में। इसका निर्माण कैसे हुआ? परमो कार्बोनिफेरम काल में। पीवड़ा क्या? एक सांप है। पीवड़ा एक सांप की प्रजाति जिसका रंग पीला होता है। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। अब रेगिस्तान का मरुस्थल का मार्च क्या है? मार्च मतलब बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना या गतिशील होना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल कैसे बढ़ रहा है? जैसे दक्षिण पश्चिम से, मतलब इस जगह से, ये मैं समझाता हूँ, इस जगह से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, मतलब मरुस्थल बढ़ रहा है ये से पंजाब हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। ये लिख रहा हुआ है हरियाणा की तरफ। मरुस्थल के स्थानांतरण में सर्वाधिक योगदान किसका? बरखान का। जैसे अपन ने पढ़ा था, सर्वाधिक गतिशील बारू का स्तूप है बरखान। हाल ही में जैसलमेर, मतलब जेठवाई गांव है जैसलमेर में IIT रुड़की एवं GSI के द्वारा प्राचीन 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर के जीवाश्म खोजे गए। ये अभी क्वेश्चन आया था, अभी शायद फर्स्ट ग्रेड में 2023 वाली में आया था। हाल ही में जैसलमेर के, मतलब ये ऐसा आया था, हाल ही में 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर के जीवाश्म कौन से जिले में खोजे गए? तो जैसलमेर में, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? थोरोसोरस इंडिकस नाम दिया गया। मरुस्थल का महत्व क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा में है, खनिज संसाधन में है, परमाणु परीक्षण में है, सैन्य प्रशिक्षण में है, पशु संपदा में है, नमक का उत्पादन में है, पर्यटन में है, जैव विविधता में है। किसका? अब इसका कैसे कैसे उपयोग है अपन देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में क्या है? राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में। खनिज कैसे है? राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में जीवाश्म खनिज, ऊर्जा खनिज अधिक पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ऐसे। परमाणु परीक्षण कहते हैं, जैसे पोखरण जैसलमेर में भारत की परमाणु परीक्षण स्थली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। कहाँ पर? पोखरण जैसलमेर में। सैन्य प्रशिक्षण कहते हैं, जैसे चांदन फील्ड फायरिंग रेंज का है जैसलमेर में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का है बीकानेर में। तो ये इससे पश्चिमी राजस्थान की अपन को विशेषता बताई जा रही है। यहाँ क्या क्या होता है? पशु संपदा कैसे? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पशुधन अधिक पाया जाता है, जैसे बाड़मेर में सबसे ज़्यादा बकरी पाई जाती है, जोधपुर में। नमक उत्पादन कैसे होता है? मरुस्थल में नमक अधिक उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ खारे पानी की झीलें हैं, जैसे सांबर झील, पंचभद्रा झील, डिडवाना झील। पर्यटक कैसे? पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति पर्यटन को आकर्षित करती है। पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख पर्यटन महोत्सव कौन सा है? ऊँट महोत्सव कहाँ पाया जाता है? बीकानेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। तो ये ज़्यादातर याद रह जाता है, मारवाड़ तो जोधपुर में जाता है, ऊँट बीकानेर में, मरु जैसलमेर में। लेकिन थार देखना लास्ट में क्या आ रहा है? रे थार बाड़मेर, थार कहाँ पर डूब गई? बाढ़ में। इसे रखना, थार कहाँ पर डूब गई? बाढ़ में, या थार बाढ़ में से निकल के जल्दी आ जाती है, इसे रखना। जैव विविधता कैसे है? विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना में थार मरुस्थल में, जो विश्व में अन्य मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, उसकी तुलना में राजस्थान के जो थार मरुस्थल में उसमें अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे खाद्यान्न उत्पादन कैसे है? राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में मोटा अनाज अधिक पाया जाता है, जैसे बाजरे की फसल। अरावली अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।